हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स आउट ऑफ के आज का एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कराची में खेला गया। नेशनल बैंक अरीना जिसका नाम रख दिया गया है कराची नेशनल स्टेडियम का। तो वहाँ पहला मैच खेला गया आज और पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड ने 255 का टारगेट दिया पाकिस्तान को और न्यूजीलैंड जो था वो फंसा ही रहा। हमने देखा कि कोई मोमेंटम नहीं आया, थोड़ी छोटी-छोटी पार्टनरशिप ज़रूर लगी। ज़्यादातर प्लेयर्स को स्टार्ट भी अच्छे मिले लेकिन कोई भी उसको 50 में भी कन्वर्ट नहीं कर सका। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो काफ़ी बेहतर थी। बाबर आज़म की कप्तानी भी आज कुछ बेहतर नज़र आई हमें, बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी थी, फील्डिंग पोजीशंस बहुत अच्छी थी और आज उसामा मीर ने अपना ओडीआई डेब्यू भी किया, हारिस सोहेल की वापसी हुई टीम में और जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि जो वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया था शाहिद अफरीदी की तरफ से, शान मसूद, उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड ने 255 रन बनाए, डेवन कॉनवे पहले ही ओवर में नसीम शाह क्या तो बोल्ड हो गए। उसके बाद केन विलियमसन और फिन एलन ने थोड़ा सा पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की। फिन एलन तेज खेलते हुए थोड़ा सा तेज खेले, दो चार चौके मारे, उसके बाद वो भी आउट हो गए मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉल के ऊपर। तो उसके बाद छोटी मोटी पार्टनरशिप्स लगती रही। टॉम लेथम ने भी पार्टनरशिप बनाई, ग्लेन फिलिप्स ने भी पार्टनरशिप बनाई। इस तरह करते कराते सब नहीं, थोड़ा बहुत चिप इन करते कराते जो है वो 255 तक पहुंच गए। जो आज के स्टार थे पाकिस्तान के बॉलिंग में वो नसीम शाह थे, गो के वो अपना चौथा ही सिर्फ मैच खेल रहे हैं ओडीआई का और ये आज उनका दूसरा फाइफर था। पहला फाइफर उन्होंने अगेंस्ट नेदरलैंड्स लिया था नेदरलैंड के अंदर और आज उन्होंने फिर फाइफर सतावन रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए और इतनी मुर्दार और स्लो पिच के ऊपर फास्ट बॉलर का 5 विकेट ले जाना, हैट्स ऑफ टू यू नसीम शाह। तो नसीम शाह में जी स्पार्क है और यकीनन ये एक स्पेशल टैलेंट है, ये बच्चा एक स्पेशल बॉय है और इसकी पेस है, रिवर्स भी अच्छी करता है, वेरिएशन भी बहुत अच्छी है इसके पास। और क्योंकि वर्ल्ड कप होना है इंडिया में और इंडिया में भी आपको ऐसे ही लो एंड स्लो पिचेस ही मिलेंगी, तो यहाँ पे बॉलिंग करने का जो स्टाइल है वो विकेट टू विकेट होता है। आप शॉर्ट ऑफ अ लेंथ या बैक ऑफ अ लेंथ बॉल करते रहें विकेट टू विकेट, तो हो सकता है कि कोई बॉल जो है वो बैट्समैन की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऊपर उतरी ना आए और नीचे रह जाए और आप बोल्ड या एलबीडब्ल्यू का चांस में हमेशा रहते हैं। तो नसीम शाह ने आज बहुत अच्छी नपी तुली बॉलिंग की, स्पेशली उन्होंने जो एक यॉर्कर पे बोल्ड किया उनके लंबे वाले खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के, तो जिसका आज डेब्यू था और बहुत अच्छी बॉलिंग की और नसीम शाह ने। हारिस की पिटाई हुई आज, हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वो भी कम बैक कर रहा था इंजरी के बाद, तो हम उसे भी मार्जिन देते हैं। आज का जो टॉक ऑफ द क्या कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन जो बॉय बना हुआ है वो है मीर हमजा, और मीर हमजा की वो गेंद टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है जिसपे उसने केन विलियमसन को आउट किया। आउट क्या किया, आउट क्लास कर दिया। यानी कि वो बॉल आप देखें रिप्ले में भी, मैं उसकी तस्वीर लगाने की कोशिश करूंगा कि लगा दूं, तो बड़ी ही कमाल की बॉल थी वो उसी तरह की बॉल थी जैसे अभी हाल ही में आदिल रशीद ने विराट कोहली को बोल्ड किया था और विराट कोहली का रिएक्शन, वो कहते हैं ना सेज इट ऑल, तो आज विलियमसन का रिएक्शन भी वही था, सेज इट ऑल। तो बड़ी ही प्यारी लेग स्टंप पे वो टिपा पड़ा है बॉल का। विलियमसन आया उसे खेलने के लिए लेकिन कोई कदम नहीं चलाया फ्रंट फुट पे, ना फ्रंट फुट पे थे ना वो बैक फुट पे थे, वहीं स्टक कर गए और बॉल जो है उनको मिस करती हुई ऑफ स्टंप को उड़ा के ले गई। तो मीर हमजा की ये पहली विकेट थी ओडीआईज के अंदर और पहली विकेट केन विलियमसन की, मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि केन विलियमसन स्पिन को जो बेहतरीन खेलने वाले खिलाड़ी हैं दुनिया के अंदर बहुत कम है, उनमें एक नाम केन विलियमसन का भी आता है। तो ऐसे बैट्समैन को पूरा बीट करके बोल्ड करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने मीर हमजा की बॉलिंग में एक तो हाइटेड है, मतलब उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है और बाउंस भी उसको अच्छा मिलता है, कैरी भी यानी कि अच्छा बाउंस और पेस के साथ करता है, तेज तेज करता है थोड़ा बॉल, तो टाइम नहीं होता बैट्समैन के पास इतना। तो एक तो इसमें ये बात है। दूसरा मैंने इसमें देखा कि लेग स्पिनर्स में अमूमन हमने देखा है कि इतना कंट्रोल नहीं होता उनकी बॉलिंग में, वो कोई ना कोई लूज बॉल या शॉर्ट ऑफ द लेंथ फेंक देते हैं शॉर्ट, और या फिर बहुत फुल टॉस या बिल्कुल मुंह में फेंकते हैं। तो मैंने मीर हमजा की बॉलिंग में आज देखा कि कंट्रोल बहुत था, बहुत कंट्रोल से उसने बॉलिंग की। हालांकि वो अपना पहला मैच खेल रहा था, नर्व्स भी होती हैं, आप अंडर प्रेशर भी होते हैं, आपको पता होता है कि मैं किसकी जगह आ रहा हूँ, शादाब खान की जगह खेल रहा हूँ, तो मैंने अच्छी बॉलिंग करनी करनी है नजरों में आने के लिए। तो वो मैंने कॉन्फिडेंस देखा आज मीर हमजा उसमें, क्या उसामा मीर के अंदर, और कंट्रोल्ड लेग स्पिन बॉलिंग उसने की, अच्छी बॉलिंग की उसने मेरे हिसाब से। और जैसे कि उस्मान कादिर को स्क्वाड में रखा जा रहा था पहले साथ, तो मेरे हिसाब से इसको परमानेंट थोड़ा कंसिस्टेंट चांसेस ज़रूर देने चाहिए उसामा मीर को, और ये एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है क्योंकि इसकी हाइट है जैसा कि ईस्ट सोडी की हाइट है और वो वाइट बॉल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है ईस्ट सोडी भी।
तो आज उसामा मीर ने काफ़ी इंप्रेस किया, उन्होंने 10 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेटें भी ली हैं और अच्छी विकेटें ली हैं दोनों, मसलन टॉम लैथम की विकेट भी उन्होंने ली और एक तो फिर केन विलियमसन की, दोनों मेन अच्छी विकेट्स आज उसामा मीर के नाम रहीं। उसामा मीर शादाब खान की जगह खेल रहे हैं क्योंकि शादाब खान इंजरी के बायस जो है वो ये ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहे, तो उसामा मीर ने आज इंप्रेस किया है बिल्कुल अपने पहले ही मैच में। तो इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस जरूर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो जो पहला मैच हमने देखा है उसमें तो इसकी बॉलिंग मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। चलिए आगे देखते हैं कि अगले 2 मैचेस में ये किस तरह की बॉलिंग करता है, क्या इसको कैरी ऑन कर सकता है या नहीं। उसामा मीर के बाद जो है और जो समझ लें कि बॉलिंग हमारी ओवरऑल अच्छी रही, बीच में नवाज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर जो उसने डैरिल मिचेल को बोल्ड किया। ड्रीम जो लेफ्ट आर्म स्पिन का ड्रीम होता है ना बॉल, कि बिल्कुल मिडल और लेग के इधर टिप्पा पड़ना और बोल्ड कर देना फ्रंट फुट पे, तो पूरा फ्रंट फुट पे भी आया फिर भी बोल्ड हो गया। तो इसने भी नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की और नसीम शाह ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की ही। उसके बाद वसीम जूनियर ने भी जो है अच्छी बॉलिंग की, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जो है उसने, जैसे वो रिवर्स करता है और उसकी लाइन विकेट टू विकेट ही होती है, तो बिल्कुल उसी तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया। फील्डिंग भी पाकिस्तान की कुछ बेहतर थी आज, अच्छी फील्डिंग थी मेरे हिसाब से। तो पिच जो थी वो बहुत ही लो थी, लो बाउंसी पिच थी और स्लो पिच थी, बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रहा था, मसलन बैट्समैन जोर लगा के भी मारने की कोशिश कर रहे थे तो ना जोर से शॉट लग रही थी ना टाइम हो रही थी, तो एक अजीबोगरीब तरह का ये पिच था। और जिस तरह की हमने बातें सुनी थी शायद अफरीदी साहब की जानिब से कि पिचेस हम ऐसी कर देंगे वैसी कर देंगे, तो आज भी बिल्कुल गंजा पिच था, यानी कि घास का नामो निशान तक नहीं था, बिल्कुल भी है गंजा करके ब्राउन पिच पे जो है बिल्कुल रोड और फट्टा जिसको कह सकते हैं उसके ऊपर आज भी मैच हुआ है। तो थोड़ी सी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो अगले दोनों मैचेस हैं उनमें थोड़ी सी लाइवली पिच होगी कि आप अपने बैट्समैन को कुछ चैलेंज प्रेजेंट तो करें ना। तो थोड़ी सी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाबर आजम से भी कि थोड़ी सी वो कहेंगे कि यार लाइवली पिच बनाओ, कि भाई हम भी इक्वल बैट्समैन को जो है अपॉर्चुनिटी, इक्वली बॉलर को भी अपॉर्चुनिटी मिले और बैट्समैन को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह की इवन जो है इवन कॉन्टेस्टिंग पिच होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले दोनों मैचेस में हमें इससे बेहतर पिच मिलेगी। पिच बहुत घटिया थी ये, और ऐसी पिचेस के ऊपर कभी भी मैच का देखने का मजा नहीं आता, क्योंकि बोरिंग मैच होता है, क्योंकि इसमें आप छक्के चौके नहीं देख सकते, बॉलर आपको बैट्समैन स्ट्रगल करता नजर आएगा, ठीक है, बॉलर की गेंद भी नहीं पहुंच रही होती सीधे तरीके की, मजा नहीं आता। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मकसद है कि इस तरह की लो डेड स्लो पिचेस के ऊपर मैच तो एक टीम जीतेगी, जो 2 टीमें खेली हैं जीत जाएगी, एक हार जाएगी, लेकिन आपको जो व्हाइट बॉल का जो मजा है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि दुनिया में बातें चल रही है कि ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग, टेस्ट क्रिकेट भी डाई कर रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो रहेगी, लेकिन जो खतरे में है वो इस टाइम ओडीआई क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट। क्योंकि बाज हल्के ये बात करते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट रखें और साथ टी20 रखें, ओडीएस को खत्म कर दें या ओडीएस को कम कर दें, 35 या 40 ओवर्स की गेम कर दें। तो इस तरह की जब आप ओडीआई क्रिकेट देखेंगे तो फिर आपका वाकई दिल करेगा कि इससे अच्छा तो ना ही हो, ठीक है, इससे अच्छा तो टी20 मैच ही देखेंगे। तो ये कोई अच्छा डिस्प्ले नहीं है, ये कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई अच्छी मार्केटिंग नहीं हो रही ओडीआई क्रिकेट की मेरे हिसाब से। तो अच्छी पिचेस बनानी चाहिए, मेरी ये दोबारा अपील होगी शाहिद खान अफरीदी साहब से कि प्लीज आपने आज की पिच तो देखी होगी, आप अगली 2 पिचेस को मेहरबानी करें और जाके थोड़ा सा लाइवली बनवाएं ना, थोड़ा सा मजा तो आए ना, कि बॉलर फास्ट बॉलर भी थोड़ा सा ये बीट करवा रहा हो, कि स्लिपर स्लिपर लगवा रहा हो, पर थोड़ा सा मजा आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान ने जब अपनी चेस का आगाज किया है, तो इमामुल हक आज अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऐसी पिचेस का वो शहनशाह है और मुझे लगा कि आज वो फिर सेंचुरी बनाएगा, तो लेकिन आज इमामुल हक गंदी शॉट मार के जो है ब्रेसवेल को मिड ऑन के ऊपर ही कैच दे दिया उसने, निकल के, जैसे उसकी आदत है ना मारता है, तो उसने आज फिर निकल के मारने की कोशिश की, लेकिन वो इनर हाफ ऑफ द बैट लगी है बॉल और वो सीधा मिड ऑन के पास बड़ा इजी कैच जो है वो आउट हो गया, जल्दी मारी पहले विकेट जल्दी गिर गई। तो फखर जमान का भी जो आज कम बैक था, और फखर जमान और बाबर आजम ने फिर एक पार्टनरशिप जो है 70 ऑड रन की पार्टनरशिप लगाई, उसके अंदर यह था कि फखर जमान ने अपना 50 भी स्कोर किया, तो कम बैक के ऊपर 50 स्कोर की उसने, इंजरी के बाद आ रहा था, तो वेरी वेल डन फखर जमान। लेकिन फखर जमान अपने उस फ्लो में मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसका काफी कम था, तो मेरे हिसाब से तो वो 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर है ओडीआई के अंदर, लेकिन आज स्ट्राइक रेट कम था, हो सकता है कि उसने थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ खेला हो कि मैं कम बैक कर रहा हूँ, थोड़ा फील ले लूं दोबारा बैट एंड बॉल की। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी इनिंग्स थी फखर जमान की, 54 रन 56 रन की अच्छी इनिंग्स खेली फखर जमान ने, लेकिन जिस शॉट पे वो आउट हुआ है उससे मुझे मैंने मेरे मेरे, मेरे मुंह से एक ही बात निकली है, इन्हें कुछ नहीं सीखा, वो ही क्रॉस शॉट मारते हुए आउट हो गया, मतलब ऑफ ऑफ स्पिनर को वो
स्वीप मार रहा है, कहाँ पे ये काउ कॉर्नर पे स्वीप मारने की कोशिश के अंदर जो है बोल्ड हो गया वो। तो आउट होने के तरीके से मैं नाखुश हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है मैं फ़खर ज़मान को वेलकम बैक करता हूँ, उसको खुशामदीद कहता हूँ, और उसने अच्छी अपनी जो है बारी खेली आज 50 ऑड रन्स की, और अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे वो दूसरे मैच में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे मैच में वो इससे थोड़ा सा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। बाबर आजम एज यूजुअल एट ईज थे, इस तरह की पिचेस के बाबर आजम वैसे ही शहनशाह हैं, वो भी किंग हैं, वो इस तरह की लोअर स्लो पिचेस पे उनको खेलना आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होता इस तरह की लो स्लो पिचेस के ऊपर बैटिंग करना। तो अगर आप ये कंसीडर करते हैं, ये सोचते हैं कि इस तरह की पिचेस पे बैटिंग आसान है, तो सर बैटिंग आसान नहीं है। ये इस तरह की पिचेस पे बैटिंग करना एक आर्ट होता है, और बाबर आजम को वो आर्ट आता है। तो बाबर आजम ने आज भी बड़े आराम से वो पार्टनरशिप उन्होंने डेवलप की मोहम्मद रिजवान के साथ, चौथी विकेट तीसरी विकेट की, और बड़े आराम आराम से सिंगल डबल एक आधी और बाउंड्री भी मार देते थे वो। तो वो करते कराते काफी स्कोर नजदीक ले गए वो, यानी कि ऑलमोस्ट 90 प्लस रन चाहिए थे, जब बाबर आजम जो है वो मेरे ख्याल 60 कुछ रन करके बाबर आजम स्टंप आउट हो गए। तो उसमें ग्लेन फिलिप्स ने बॉल की, बाबर आजम थोड़ा सा पहले ही निकल आए, मतलब वो सोच लिया था उन्होंने कि मैं निकल के ही खेलूंगा ऐसे। तो इतना पहले निकल आए वो क्रीज के अंदर से कि उसने देख लिया फिलिप्स ने, और उसने टिप्पा मार के शॉर्ट बॉल करा दी, और लेग स्टंप के बाहर बीट हो गए और स्टंप हो गए। तो बाबर आजम ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बाबर आजम जब आज आउट होके गए हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट फिर 6.5 पे चला गया था। मसलन ये थोड़ा सा मुझे है कि जब आप इतने सेटल हो जाएं और इतनी लंबी पार्टनरशिप आप कर लें, तो फिर आप डोमिनेट क्यों नहीं करते। मेरा सिर्फ एक वो है कि आप फिर डोमिनेट करके जाएं, फिर आप रिक्वायर्ड रन रेट को और नीचे ले आए। आप जब आउट होके गए सर, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर आ गया था, और उस टाइम रिजवान भी फंसा हुआ था। ठीक है, उस टाइम एक मौके पर रिजवान के 47 बॉल्स पे सिर्फ 25 रन थे। तो जब आप आउट हो गए हैं तो रिजवान भी 50 के स्ट्राइक रेट से उस टाइम खेला था, वो भी फंसा हुआ था, आप सेट थे। तो लेकिन रिक्वायर्ड रेट जो था वो 6.5 पे चला गया, तो इसकी थोड़ी सी मुझे है। लेकिन वेल प्लेड बाबर, अच्छी इनिंग्स खेली आज भी आपने, और ये पाकिस्तान को मैच जीतने में आपकी इनिंग्स ने भी बड़ी मदद की। तो उसके बाद आते हैं एक और कमबैक करने वाले खिलाड़ी हारिस सुहेल पिच के ऊपर। हारिस सुहेल, जैसा कि मुझे तो बहुत पसंद है ये खिलाड़ी, 2 साल बाद, आई थिंक 2 ढाई साल बाद इसका कमबैक हुआ है। ये क्यों बाहर हो जाता है, इसको क्या मसले मसाइल है, मुझे नहीं पता। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब ने बहुत अच्छा ये काम किया कि हारिस सुहेल को वापस टीम में लाए, और हारिस सुहेल नंबर 5 पे इस टाइम खेलने वाला पाकिस्तान का वो वाहिद बैट्समैन है जिसकी एवरेज 50 है, ऑलमोस्ट 50 की तकरीबन उसकी एवरेज है मिडल ऑर्डर खिलाड़ी की, और ये सबसे ज्यादा एवरेज है किसी भी ऐसे प्लेयर की जिसने नंबर 5 पे 10 या उससे ज्यादा इनिंग्स खेल रखी हो। तो हारिस सुहेल ने ये क्या किया कि आते ही सारा प्रेशर रिजवान से हटा के अपने ऊपर लिया, और उसने थोड़ा सा खुल के थोड़ी शॉर्टे शूटे मारनी शुरू की। टीम सऊदी को उसने 2 छक्के जो कराए हैं, उससे ये हुआ कि रिजवान के ऊपर जो प्रेशर था वो खत्म हुआ, और फिर रिजवान ने भी थोड़ा खुल के खेलना शुरू किया, और वहां से फिर रिजवान फ्लो में आए, और रिजवान ने भी 50 स्कोर की, बल्कि रिजवान तो फिर एंड तक खड़े रहे। हारिस सुहेल तो 23 बॉलों में 32 रन बनाकर ओवर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के जो है अच्छी इनिंग्स खेल के मैच को बिल्कुल नुकरे लगा के वो आउट होकर चले गए। एक और शॉट मारी उन्होंने, लेकिन वो स्लोअर वन सऊदी ने की थी, मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हो गए। लेकिन जब हारिस सुहेल आउट हुए तो तब 24 रन चाहिए थे, फिर आगा सलमान और रिजवान ने मिलकर वो रन जो है वो पूरे कर लिए। रिजवान नॉट आउट रहे हैं, और अच्छी इनिंग्स रिजवान ने खेली, कुछ 77 रन की नॉट आउट रहे। बीच में उनको क्रैम्प्स वगैरह भी काफी ज्यादा पड़े, कभी वो लेट जाते थे, कभी फिर फिजियो आ जाता था, कभी उनको जूस पिला रहे हैं, कभी गोलियां खिला रहा है, कभी कुछ करा रहा है। तो जो ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसा मैच हो जिसमें रिजवान खेल रहा हो और वो पूरे का पूरा कैम आवाम को अपनी तरफ मतवजा ना करे, पूरे के पूरे टीवी को कैमरों को अपनी तरफ मतवजा ना करे लेट के। तो आज भी पूरी उसने जो है टीआरपी ली है, और गो के क्रैम्प्स पड़ जाते हैं 50 ओवर आपने कीपिंग की हो, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओडीआई क्रिकेट खेलते ही बहुत कम है ना, तो स्टेमिना डेवलप नहीं हुआ उस तरह का। तो T20 क्रिकेट खेल खेल के हमारा जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द वर्जन क्रिकेट है उसके अंदर हमारा स्टेमिना नहीं है। तो आज हमने देखा कि किस तरह क्रैम्प्स जो है वो पड़ रहे थे मोहम्मद रिजवान को, बार बार जो है 2-3 दफा तो फिजियो आया फील्ड पे। लेकिन खैर अच्छी बात यह कि रिजवान ने जो मैच आ रहा था कि ऐसी पोजीशन में कहीं शॉट मार के आउट होकर ना जाए, क्योंकि मैच आ रहा था कि फिनिश करना सीखे हमारे खिलाड़ी, मैच को फिनिश करना सीखे। क्लोज ले जाना देख लेना कि इजी है, कोई भी जितवा देगा ना, किसी पे मत छोड़ें। आप जब लेके आए यहाँ तक तो आपने फिनिश करना है मैच को। तो रिजवान ने एक अच्छी बात यह की कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रहे थे क्रैम्प्स वगैरह के, तो उसमें उन्होंने यह है कि गंदी शॉट नहीं मारी, बल्कि एक बेहतरीन छक्का उन्होंने फर्ग्यूसन को मारा। फर्ग्यूसन को बहुत ही मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का था, और एक क्रैम्प्स के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपको।
तो खैर पाकिस्तान ने जो है आगा सलमान ने आखिरी जो हिटिंग शॉट मारी, आखिरी विनिंग शॉट जो थी वो छक्का ही था टीम सऊदी को। तो पाकिस्तान ने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है और 11 बॉल्स टू स्पेयर ये मैच जीता है। और इसमें पाकिस्तान इस मैच में जो है शुरू से ही हावी रहा न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। और न्यूजीलैंड की टीम में प्रॉब्लम ये रही कि उनके खिलाड़ियों को स्टार्ट तो मिला, लेकिन कोई भी प्लेयर जो था उनका उस स्कोर को, उस स्टार्ट को लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सका। यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के 3 टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों ने 50 प्लस के इनिंग्स खेली, 50 प्लस के स्कोर किए, और न्यूजीलैंड के एक भी खिलाड़ी ने 50 प्लस का स्कोर नहीं किया, हालांकि स्टार्ट सबको मिला। तो ये एक डिफरेंस था, क्योंकि जब आप ओडीआई मैच में या किसी भी मैच के अंदर जब आप एक तो लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा पाते और एक अपने स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो आपकी टीम जो है एक लंबा स्कोर जो या एक विनिंग टोटल जो है वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो इसमें मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तानी बॉलर्स का कि जब भी लगा कि न्यूजीलैंड की एक पार्टनरशिप डेवलप होने लगी है, वहीं पे विकेट हासिल की गई है, वहीं पे विकेट हासिल हुई है पाकिस्तानी बॉलर्स को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान ये वनडे मैच जीत चुका है। अगला मैच 11 जनवरी को होगा, देखेंगे कि क्या होता है इस मैच में। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, देखें आज भी मैं मैच देख रहा था तो स्टेडियम ऑलमोस्ट जो था वो 80 to 85%, 80% ऑलमोस्ट एम्प्टी ही था, 20% मुझे लोग नजर आए, वो भी शाम के टाइम ज्यादा नजर आए। तो इतना मजा नहीं आ रहा। और जो है थोड़ा आवाम को प्लीज यार, मैं तो अपील करूंगा कराची आइट से कि प्लीज अगले जो मैचेस होने हैं तो उनमें जाएं यार, इंजॉय करें। मौसम भी अच्छा है कराची का आजकल, तो प्लीज जाके स्टेडियम को भरें जरा यार। ये एक अच्छा दुनिया को मैसेज जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है इस हिसाब से। इसके अलावा जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जी बाबर आजम जो हैं वो शाहिद अफरीदी के आमने सामने हो गए हैं। और शाहिद अफरीदी ने जिस प्लेयर को वाइस कैप्टन अनाउंस किया था, शान मसूद को, बाबर आजम ने उसको ड्रॉप करके लाला को अपनी अथॉरिटी शो की एज अ कैप्टन कि मैं कप्तान हूं, मेरे से पूछे बगैर आपने वाइस कैप्टन अनाउंस किया था, लो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना। तो अब ये थोड़ी सी बात है, हो सकता है पता नहीं अब लाला का क्या रिएक्शन होगा इस पर, ये क्या उनसे बात करेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया, मैं एक बंदे को वाइस कैप्टन अनाउंस कर रहा हूँ ओडीआई टीम का और तुमने उसे ड्रॉप कर दिया। तो ये कुछ हो सकता है, अंदर की खबरें चल रही हैं, न्यूज इस तरह की आ रही है कि बाबर आजम खुश नहीं है। ये खबरें मीडिया पे भी चल चुकी हैं, एक्सप्रेस न्यूज पे, समा पे, जियो पे, कि बाबर आजम ने किसी से ये बात की है कि जी ये जो वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया ओडीआई टीम का, इसका मुझे इल्म ही नहीं है। और जब सिलेक्शन कमेटी के लोगों से पूछा गया तो कहते हैं हमें भी नहीं पता, शायद अफरीदी का अपना फैसला था। तो ये थोड़ी सी चल रही है जी कि बाबर आजम और अफरीदी के दरमियान अंदर खाने जो है ना, थोड़ी सी ये हो रहा है निजाम। और आज बाबर ने थोड़ा सा शो भी किया है, ये चीज शो भी की है कि जिस बंदे को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया उसी को उसने बिठा दिया। उसके बाद जी क्या कहते हैं, बाबर ने जो रिमार्क्स दिए हैं सरफराज अहमद के बारे में, एक मैच से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें एक सवाल पूछा गया कि भाई वो सरफराज अहमद के 4 साल जाया हो गए और आप उन 4 सालों में 2-2.5 साल से आप भी कप्तान हैं टीम के, मतलब कोरोना में ही आप बन गए थे, मतलब समझ लें कि 3 साल तो हो गए आपको भी। तो आपको कोई रिग्रेट है कि सरफराज अहमद के जो हमने इतने साल जाया किए? तो बाबर आजम ने उसके जवाब में कहा जी, पहले तो उन्होंने कहा जी एक सीनियर खिलाड़ी का ये काम होता है कि वो जब भी उसको मौका मिले वो खैर इस तरह से कर करा के एंड में उन्होंने कहा कि साहब ने पूछा जी आप मेरी बात का जवाब दें कि क्या आपको कोई पछतावा है कि हमने उसके 3, 3.5, 4 साल जाया किए? तो बाबर आजम ने कहा नहीं जी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो दैट वर सम स्ट्रेंज रिमार्क्स फ्रॉम द कैप्टन अबाउट अ सीनियर प्रो। और इस बात पे भी काफी उधम मचा हुआ है सोशल मीडिया पे कि बाबर आजम ने सरफराज अहमद के बारे में इस तरह के स्ट्रेंज रिमार्क्स क्यों दिए, इस तरह रूडली क्यों बात की इस टॉपिक के ऊपर। तो ये भी एक न्यूज थी, आपको मैंने कहा बताता चलूं। दूसरी तरफ जी रमीज राजा साहब के लिए गुड न्यूज है पीसीबी की तरफ से, बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए। और वो खबर ये है कि जिस बात का उन्होंने तकाजा किया था पेंशन का, 1,54,000 रुपया महीना, तो वो पेंशन जो है वो नजम सेठी साहब ने उस पर साइन कर दिए हैं और नजम सेठी साहब ने उनकी पेंशन पास कर दी है। और अब हर महीने जो पीसीबी के एक्स चेयरमैन है रमीज राजा साहब, उनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 1,54,000 रुपए, 1,54,000 पाकिस्तानी रुपीज पेंशन की सूरत में मिला करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन राजा साहब। हालांकि मेरे हिसाब से तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पेंशन डिमांड की थी, क्योंकि मेरे ख्याल में एक रूल इस तरह का बना था कि अब जो भी पीसीबी का चेयरमैन रिटायर्ड हो जाया करेगा पीसीबी का चेयरमैन बन के, तो उनकी उसकी पेंशन लगा करेगी। तो उसके हिसाब से जो है सैंक्शन कर दी है नजम सेठी साहब ने। और 1,54,000 रुपए राजा साहब को हर महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिला करेंगे। तो मुबारक राजा साहब को मिठाई शिठाई हो जाए ना फिर, है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको।
और ऐसी सूरत में मेरे चैनल में जो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, देखा भी करो। व्यूज ही नहीं आ रहे आजकल की, पता नहीं की हो रहा है, लेकिन मैं लगा हूं यहाँ। तो मेहरबानी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।